हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो आज का हमारा क्लास है अध्याय 1 जीवों में जनन। इस अध्याय का सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आए हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे नोट्स भी मिलेंगे हर एक टॉपिक्स का। आपको दोबारा नोट्स बनाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 3 सब्जेक्ट का यहाँ पास आपको सब पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। आपको किसी और चैनल पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बिना देरी किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जीवन अवधि। जीवन अवधि होता क्या है ना। जीवन अवधि होता क्या है तो हम देख लेते हैं जीवन अवधि क्या है। तो हमने कहा एक शिशु है, ठीक है। क्या कहा हमने? एक शिशु है, ठीक। इस शिशु के जन्म से लेकर हमने क्या कहा? जन्म से लेकर ये शिशु क्या किया? जन्म लिया भैया, है ना। ये शिशु क्या किया? जन्म लिया। जन्म से लेकर यहाँ पे जब तक इसकी प्राकृतिक मृत्यु ना हो जाए, मृत्यु अर्थात कि जैसे कि इसका 60-70 साल, है ना, ऐसे जब तक ये इसकी मृत्यु ना हो जाए, ये मर ना जाए, है ना, इन दोनों के बीच की जो अवधि होती है ना, जो काल होता है, ये देखो काल, इनको क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? जीवन अवधि। ठीक, क्लियर। यहाँ पास देखते हैं हमने क्या कहा। एक शिशु है, हमने कहा एक शिशु है ना। माँ के गर्भ से एक शिशु जब जन्म लेता है तो उसकी जब तक मृत्यु ना हो जाए, इन दोनों के बीच के जो काल होता है ना, इसको क्या कहते हैं बच्चों? जीवन अवधि। एक बार देख लेते हैं। जन्म से लेकर जीवों के प्राकृतिक मृत्यु तक के काल की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं, ठीक। जैसे कि हाथी की जीवन अवधि कितनी होती है? 60 से 70 वर्ष, ठीक है। गुलाब की 5 से 7 महीने, और एक कुत्ते की 25 वर्ष, और तितली की 1 से 2 हफ्ते। 1 से 2 हफ्ते क्यों होती है? हम देखते हैं हमारे आसपास, है ना, तितलियाँ पड़ी रहती है, तो उनकी जो जीवन अवधि होती है वो समाप्ति के कगार पे होती है। किसकी? तितली की। धान हम जब बोते हैं तो 3 से 4 महीने ही वो रहता है ना, इससे ज़्यादा महीने वो नहीं रह सकता है। बरगद देखिए, बरगद 200 से 300 वर्ष, और कछुआ 100 से 150 वर्ष, ठीक। मगरमच्छ 60 वर्ष, ठीक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, जनन। पार्ट में ही एक्चुअली बता दिया गया है जीवों में जनन। ये जनन होता क्या है? तो यहाँ पे देखो, जनन क्या है? जीव अपने जैसी समान संतति की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। ये जनक है, जनक अर्थात जन्म देने वाले, ठीक है, जन्म देने वाला है, ठीक। तो अपने ही समान, एकदम अपने ही समान हूबहू क्या करेगा? शिशु को जन्म देगा, है ना। संतति की क्या करेगा? उत्पत्ति, वही एक जनन है। तो जनन के कितने प्रकार होते हैं इस पाठ में इसी को पढ़ना है बच्चों, यही महत्वपूर्ण है। तो जनन के कितने प्रकार होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम बता देते हैं, अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। तो हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। तो देखते हैं अलैंगिक जनन होता क्या है, ठीक है। एक ही जीव जनन की क्रिया में भाग लेता है, एक ही जीव संतति उत्पन्न करता है, ठीक है। एक ही जीव को देख लेते हैं, नर या मादा। नर रहेगा या तो मादा रहेगा, है ना। दोनों एक साथ बिल्कुल भी नहीं होंगे, नर और मादा बिल्कुल भी नहीं होंगे, या तो नर रहेगा या तो मादा होगा, है ना। एक ही जीव इस अलैंगिक जनन में भाग लेगा। तो देखते हैं बच्चों, नर है या मादा, है ना, यही दोनों में से कोई एक। इसमें 2 जीव की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है, नर हो या मादा हो, है ना। वही क्या करते हैं? संतति की उत्पत्ति करते हैं। अब ये तो नहीं होता कि नर कर लेंगे, है ना, तो मादा ही लेते हैं। मादा ही नर वाले भाग के बिना क्या कर लेती है? संतति की उत्पत्ति कर लेती है, ठीक है। तो वही कहा है, जैसे कि देखते हैं एक जीव है, ठीक। हमने बताया एक जीव है,
है ना, अपने ही समान क्या करेंगे, संतति की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं अलैंगिक जो जनन होता है ना, हमने क्या कहा, अलैंगिक जो जनन होते हैं उसका एक छोटा सा भाग क्या होता है, क्लोन। क्लोन ये मोस्ट है बच्चों, हमने लिख दिया है, ये आ चुका है। ठीक है, तो क्लोन क्या है, आकार में हमने बताया, ये देखो आकार में एकदम सेम है। ठीक, तथा अनुवांशिक, अनुवांशिक किसे कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो लक्षण रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं, ये तो आप जानती हो, है ना। रूप से एक समान जीवों के लिए हम क्लोन शब्द का इस्तेमाल करते। देखो हमने फॉर एग्जाम्पल दिया, एक जीव है ना, इसका आकार सेम है, और जो मतलब संतति की उत्पत्ति की उसका भी आकार एकदम हूबहू है ना, हूबहू है। इसका जो लक्षण है वो शिशु में जाएगा। ठीक, जो माता का लक्षण है वह शिशु में जाएगा। इसी के लिए, है ना, आकार के लिए और अनुवांशिक के लिए हम क्या करते हैं, इन दो क्लोन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लोन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अलैंगिक जनन की विधियाँ देखते हैं। ठीक, विधियाँ, पहला आता है विखंडन। विखंडन क्या है, ये देखो एक जीव है ना, एक जो जीव है अपने समान दो या दो से अधिक जीव की क्या करेगा, उत्पत्ति करेगा। इसको क्या कहते हैं, बहुत से, विखंडित हो रहा है ना। एक जीव है अपने विखंडन के द्वारा कितने, 2 और 4, 2 से भी अधिक जीव की उत्पत्ति कर लेता है। वही यहाँ पे लिखा है बच्चों, देखते हैं हम। एक जीव है जो अपने समान संतति उत्पन्न करता है, अपने समान एकदम हूबहू। हाँ, जीव 2 या 2 से अधिक संतति की उत्पत्ति कर लेता है, उत्पन्न कर सकता है। देखो विखंडन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, वह भी देख लेते हैं, है ना, वह भी देख लेते हैं। पहला द्विखंडन, एक जीव अपने जैसे 2 नए, नाम से स्पष्ट है बच्चों, द्वि 2, जो एक जीव है अपने समान 2 संतति की उत्पत्ति करता है। ठीक, उदाहरण में लेते हैं अमीबा। अमीबा तो आप जानते हैं, हमने कहा ये देखो, ये अमीबा की कोशिका है ना, यहाँ पास बता देते हैं बच्चों, हम यहाँ पास एक बता दें, हमने क्या लिया, अमीबा लिया। ठीक, अमीबा ये क्या है, ये हमने जो बनाया बाहरी संरचना, ये कोशिका है ना, बीच बीच में जो क्या रहते हैं, कोशिका द्रव्य, और ये जो है वो केंद्रक है। ठीक, जो केंद्रक है, जब यही केंद्रक विभाजित होगी, सबसे पहले क्या विभाजित होगा, ये केंद्रक जब विभाजित होगा तो 1 से क्या हो जाएंगे, 2 बन जाएंगे भाई, है ना, 1 से 2 जो केंद्रक बन जाएगी। केंद्रक के बाद क्या विभाजित होगा, ये कोशिका द्रव्य विभाजित होगा, है ना। कोशिका द्रव्य जब विभाजित होंगे, देखिए जरा ऐसे होंगे, बीच में एकदम अलग नहीं होंगे, विभाजित हो रहे हैं ना, एक केंद्रक इधर, एक केंद्रक इधर। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये कोशिका द्रव्य क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखते हैं, ये देखो 2 जीव की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। वहीं पे यहाँ पे कहा गया है, देखो एक अमीबा में सबसे पहले केंद्रक बटेगा, हमने कहा ये केंद्रक बटेगा, है ना, ये कोशिका है, बीच वाला कोशिका द्रव्य है और ये केंद्रक है। ये केंद्रक जब बटेगा, है ना, तो उसके बाद क्या बटेगा, कोशिका द्रव्य, ये वाला भाग बटेगा, है ना। कोशिका द्रव्य जब बटा तो देखिए 2 जीव की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई, 2 नए जीव की क्या हो गई, निर्माण हो गया। ठीक है, वही बताया गया है। उसके बाद दूसरा देखते हैं बहुविखंडन। बहु से बहुत सारे विखंडित होते हैं, 2 ही नहीं, यहाँ पे 2 से 4, 4 से 5 ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, एक ही जीव अपने समान विभिन्न जीव को उत्पन्न कर, देखा एक ही जीव बहुत से, देखो बहुत से जीव को क्या किया, उत्पन्न किया, संतति को क्या किया, संतति का निर्माण किया। जैसे अमीबा, अमीबा आप सोच रहे होगे ये तो द्विविखंडन का उदाहरण है ना, अमीबा तो द्विविखंडन का उदाहरण। तो बहुविखंडन में कैसे आ गए, तो बच्चों ये प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है, ये 2 से 4, 4 से 5 केंद्रक भी विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, है ना, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मुकुलन। मुकुल से आपको याद आएगा बच्चों उभार, है ना, ये मुकुल से क्या याद आएगा, उभार। उभार संरचना देखो ऐसे उभार होता है। ठीक, ये उभार होता है। ठीक है, एक जीव है,
देखा हमने हाइड्रा एग्जाम्पल में लिया, एक हाइड्रा है। हाइड्रा जो कहाँ मिलता है, नालियों में, है ना, तालाबों में, जो ऐसे घास की आकृति के होते हैं ना बड़े बड़े, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा जो क्या है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। देखिए उभारे आई हैं, हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या हुआ, उभार जैसी संरचना हो, यही जब बाहर वृद्धि होती है तो यही संरचना क्या हो जाता है, एकदम बढ़ जाते, एकदम से क्या हो जाते, बढ़ जाते, और क्या करते हैं, नए जीव की उत्पत्ति कर देते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक और हाइड्रा का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, जीव के शरीर में से एक उभार जैसी संरचना निकलती है। हमने कहा एक उभार जैसी संरचना निकलती है। बाहरी वृद्धि धीरे धीरे नए जीव की, ये देखिए, उत्पत्ति कर देती, ऐसे ऐसे कि नए जीव की क्या कर देगा, ये उत्पत्ति कर देगा। ठीक है, तो मुकुलन के भी कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले बाह्य मुकुलन। बाह्य मुकुलन देखो यहीं पे हमने बताया बाहरी वृद्धि, इसी का एकदम एग्जाम्पल ले लेना है ना, हाइड्रा और यीस्ट, ये दोनों क्या है, कवक है। क्या है, कवक है। दूसरा अंतः मुकुलन में स्पॉन्जिला। अब ये मत पूछना बच्चों की स्पॉन्जिला क्या है ना, स्पॉन्जिला आपने 11वीं में अर्थात कि 11th में पढ़ा होगा। ये क्या है, आंतरिक कलिकाओं का निर्माण करते हैं, मतलब अंदर, अंतः। देखिए ये स्पॉन्जिला है ना। आर्कोसाइड, इसके अंदर आर्कोसाइड के जो समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं, जेम्यूल। जेम्यूल पूछा जाता है बच्चों, एकदम इम्पोर्टेंट है, छप चुका है पेपर में। ठीक है, जेम्यूल कहते हैं, ये याद रखना। स्पॉन्जिला जो होता है उसके आर्कोसाइड के समूह होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, आर्कोसाइड के देखिए विभिन्न प्रकार के क्या है, समूह है। इसी को क्या कहते हैं, जेम्यूल। ठीक है, जेम्यूल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या है, एकल कोशिकीय संरचना है। जैसे कि उदाहरण में ले लेते हैं हरी शैवाल। हरी शैवाल को आपको तो पता ही होगा कि हरी शैवाल को क्या कहा जाता है, क्लेमाइडोमोनास, आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला चल, चल अर्थात के नाम से स्पष्ट है, चलने वाला। अचल मतलब कि गतिशील बिल्कुल नहीं, वह नहीं चलता है। देखते हैं, बीजाणु चलयमान है, वह कशाभिका से चलता है। किससे चलता है पूछेगा तो वो क्या कहेंगे हम, कशाभिका से चलता है, यह चलयमान नहीं होता। देखिए अचल बीजाणु। ठीक, उदाहरण में कोनिडिया। ठीक, चौथा कायिक प्रावधान। कायिक, कायिक से याद आएगा तना, शाखा, मूल, पर्ण। मूल अर्थात की जड़, पर्ण मतलब पत्ती। कायिक नाम से स्पष्ट है। देखिए हम पहले जान लेते हैं कि पादप के कितने पार्ट होते हैं ना, पौधे के कितने भाग होते हैं। तो पौधे के 2 भाग होते हैं, अलैंगिक भाग और लैंगिक भाग। हमने बताया, हम अभी अलैंगिक भाग को पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अलैंगिक भाग में जस्ट वृद्धि होती है, लैंगिक भाग में वृद्धि होती है। तना, शाखा, मूल और पर्ण, ये सब क्या है, अलैंगिक पार्ट है। लेकिन लैंगिक पार्ट क्या है, फूल, है ना, जो जनन की क्रिया में भाग यही लेता है, पुष्प लेता है, ना कि तना, शाखा, मूल, पर्ण। तो यही कहा है बच्चों, जैसे कि एक हम पौधा लेते हैं, बिना पुष्प के पौधा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इनमें से किसी भाग में तना हो या पत्ती हो या जड़ हो, है ना, ये मतलब कि अलग होकर एक नए पौधे की क्या करती है, वृद्धि करती है। इसी को लिखा गया है। पादप में पौधे के जो कुछ भाग होते हैं, हमने कहा कोई तना होता है ना, कोई पत्ती होती है, कोई जड़ होता है, कुछ भाग जिससे कि नए पौधे का निर्माण होता है। देखो नए पौधे का क्या हो गया, निर्माण हो गया। पुष्प को छोड़कर हमने बताया पुष्प लैंगिक भाग है भैया, तो अलैंगिक में बिल्कुल भी नहीं आता, हमने यहाँ पे पुष्प भी नहीं बनाया है। ठीक है, पुष्प को छोड़कर पौधे के सभी भाग शरीर से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं, इसे वर्धी प्रजनन भी कहते हैं। आपको पूछ देगा, है ना, वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यही ही कायिक प्रावधान है। ठीक है, इसलिए हमने इसे बता दिया है, वर्धी प्रजनन भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, है ना, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। तो बच्चों ये वाला एकदम इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो हम सीधा पुनरुद्ध भवन में आ जाते हैं। पुनरुद्ध भवन होता ही क्या है, तो हम बताते हैं। ठीक है, एक जीव है, हमने बताया एक जीव है, उसके शरीर का किसी भी अंग कट गया, है ना, तो
उसके शरीर में इतनी ताकत होती है कि कटे हुए भाग से किसकी नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। हम अभी आपको फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं। माना एक जीव है, इस पेन को समझ लो आप जीव है ना, इस जीव को हमने क्या किया, ये देखो काट दिया, हमने क्या किया, काट ही दिया। तो इस कटे हुए भाग में इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति है कि इस कटे हुए भाग से एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। देखिए है ना, नए जीव की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। उसी को एकदम समझाया गया है पुनरुद्ध भवन में। ठीक है, जैसे उदाहरण में लेते प्लेनेरिया। आपको पूछ देगा बच्चों कि मनुष्य के कौन से अंग में क्या होता है, पुनरुद्ध भवन होता है। तो आपको याद रखना है यकृत, यकृत अर्थात कि लीवर। ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर।